हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सागर शर्मा क्लासेज। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू। ये एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो आप इन क्वेश्चन को तो अच्छी तरह से समझ लीजिए और इनको याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि ये तो एग्जाम में इनमें से 10 क्वेश्चन हैं, इनमें से 2 या 3 तो अवश्य आने ही आने हैं। इसलिए आपने वीडियो के थंबनेल में भी देखा होगा यह क्वेश्चन तो आएंगे ही। तो जिसने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकता है, जहाँ पे आप पेपर 2 कॉमर्स और पेपर 1 के आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विज और आपको नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस। जब आप हाइपोथेसिस बनाते हो, आपको पता है नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। इट इज ओनली द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस डेट कैन बी टेस्टेड। नहीं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को तो हम टेस्ट करते ही नहीं है, हम तो नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। इट इज ओनली द नल हाइपोथेसिस डेट कैन बी टेस्टेड। और जो थर्ड ऑप्शन है उसमें भी आपका अल्टरनेटिव को टेस्ट करने की बात कर रहा है, उसको नहीं करते हैं। आपको याद रखना है कि वो नल हाइपोथेसिस को ही टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पर फोर्थ वाला भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि उसमें कह रहा है कि ना तो अल्टरनेटिव टेस्ट होगी ना नल हाइपोथेसिस, लेकिन ऐसा नहीं है, नल हाइपोथेसिस को ही टेस्ट किया जाता है। तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। इट इज ओनली द नल हाइपोथेसिस डेट कैन बी टेस्टेड। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पार्टिसिपेटरी रिसर्च। आपको बताना है पार्टिसिपेटरी रिसर्च के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही नहीं है। इट रिकॉग्नाइज नॉलेज एज अ पावर, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। इट एम्फेसिस ऑन पीपल एज एक्सपर्ट, ये भी बात ठीक है। इट इज़ अ कलेक्टिव प्रोसेस ऑफ इंक्वायरिंग, ये भी बात ठीक है। लेकिन जो आपका इसका जो मेन पर्पज़ है, ये सोल पर्पज़ इज प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज नहीं होता है। इसका ये सोल पर्पज़ नहीं है, इसमें हम और भी चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो सोल पर्पज़ इज नॉट अ प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज, तो ये आपका स्टेटमेंट यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर ये हमारा बनेगा 4 वाला यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक रूल्स ऑफ APA स्टाइल। आपको पता है APA स्टाइल होती है आपकी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, जिसमें हम रेफरेंस लिखते हैं रिसर्च पेपर के लास्ट में। तो उसमें उसके संदर्भ में आपको स्टेटमेंट बताना है कि कौन कौन से आपके बेसिक रूल्स हैं। यहाँ पर हम इटैलिक टाइटल ऑफ शॉर्टर वर्क सच ए जर्नल आर्टिकल और ऐसे का यूज करते हैं। नहीं, यहाँ पे इटैलिक टाइटल्स का यूज नहीं किया जाता है, नॉर्मल जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखा जाएगा। ऑथर्स नेम को इन्वर्ट कर दिया जाता है, लास्ट नेम का फर्स्ट, जो उनका सर नेम है उसको फर्स्ट किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। इटैलिक टाइटल ऑफ लॉन्गर वर्क सच एज बुक्स एंड जर्नल्स, ये बात आपकी ठीक है। जैसे लॉन्गर वर्क्स हैं सच एज बुक एंड जर्नल, उनको हम इटैलिक साइज में दिखाते हैं। और अल्फ़ाबेटिकली इंडेक्स लिफरेव लिस्ट करते हैं, अल्फ़ाबेटिकली दिखाते हैं, जिसका नाम पहले उसका अल्फ़ाबेटिकली तो आप जानते हो। तो जो राइट आंसर आपका हो जाएगा B, C एंड D। इस केस में आपका B, C एंड D स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ APA स्टाइल में आपका ये बात है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सेमिनार। सेमिनार की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसमें से आपको बताना है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एकेडमिक इंस्ट्रक्शन, बिल्कुल सही बात है। इट इन्वॉल्व्स क्वेश्चनिंग, डिस्कशन एंड डिबेट्स, ये भी सही बात है। इट इन्वॉल्व्स अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ये बात गलत है, लार्ज नंबर नहीं होता है, स्मॉल नंबर में भी सेमिनार हो सकता है। इट नीड्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्किल्ड पर्सन, ये भी बात ठीक है। तो जो राइट आंसर आपका बन जाएगा A, B एंड D। इस केस में फोर्थ ऑप्शन आपका A, B एंड D, ये आपके राइट स्टेटमेंट्स हैं। A researcher is interested in studying the prospects of a particular political party in an area. What tool should he prefer for the study? जब भी देखो हम रूरल में अगर बात करते हैं तो रूरल के लिए हम आपका यूज करते हैं शेड्यूल्स को, और अगर हम अर्बन एरिया में बात करेंगे तो वहाँ हम यूज करते हैं क्वेश्चनेयर, क्योंकि क्वेश्चनेयर वहाँ के लोग थोड़े आपके लिटरेट होते हैं तो खुद भी भर सकते हैं। लेकिन यहाँ हम बात किसकी कर रहे हैं, प्रोस्पेक्ट्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी इन एन, यहाँ पर हम लिखना भूल गए, लेकिन यहाँ पर आपका रूरल एरिया है, रूरल एरिया, इन एन एरिया के बाद आपका रूरल एरिया है। तो रूरल एरिया के लिए आपको पता पड़ गया होगा किसका यूज करेंगे हम, शेड्यूल्स का। अगर रूरल एरिया की जगह अर्बन एरिया होगा तो हम क्वेश्चनेयर का यूज करेंगे। तो यहाँ रूरल एरिया है तो यहाँ पे आपका शेड्यूल का यूज करेंगे। एथिकल नॉर्म्स इन रिसर्च डू नॉट इन्वॉल्व गाइडलाइंस फॉर। एथिकल रिसर्च होती हैं वो आपको किसके बारे में नहीं बताती हैं, थीसिस फॉर्मेट, कॉपीराइट, पेटेंटिंग पॉलिसी, डेटा शेयरिंग पॉलिसी। कॉपीराइट के बारे में भी बताएंगे, पेटेंटिंग पॉलिसी, डेटा शेयरिंग पॉलिसी, लेकिन थीसिस फॉर्मेट आपका यूनिवर्सिटी वाइज डिफर कर सकता है। तो यहाँ पर इसके बारे में कोई भी वहाँ पर गाइडलाइन नहीं है एथिकल नॉर्म्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रिसर्चर इंटेंड्स टू एक्सप्लोर द इफेक्ट ऑफ पॉसिबल फैक्टर्स for the organization of effective midday meal interventions. Which research method will be most appropriate for this study?
तो यहाँ पर हम क्या जानना चाहते हैं, हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं इफेक्ट को। तो जब भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं इफेक्ट को, वहाँ पे हम एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च मेथड का यूज करते हैं टू नो द इफेक्ट। तो यहाँ पर आपको पता पड़ गया होगा, अगर कंपनी को अपना मिड डे मील इंटरवेंशंस को इफेक्ट करना है, उसका इफेक्ट जानना है, तो उसको एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड को यूज करना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनिशियल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर परसुइंग अ रिसर्च। अगर आपको रिसर्च करनी है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एक रिसर्च क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करना होगा, उसके बाद बाकी के स्टेप होते हैं। तो पहला स्टेप आपका है फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन। द फॉर्मेट ऑफ थीसिस राइटिंग इज द सेम एज इन। तो जो थीसिस राइटिंग होती है उसका फॉर्मेट किसके सेम होता है, जैसा कि हम रिसर्च डेजर्टेशन लिखते हैं वैसा ही आपका फॉर्मेट ऑफ थीसिस राइटिंग होता है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 3, अ रिसर्च डेजर्टेशन। इन क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स में बी कंसिडर्ड क्रिटिकल। क्वालिटिकल जो रिसर्च होती है उसमें आपको बताना है कौन सा फीचर ज़्यादा क्रिटिकल होता है। इसमें जो ज़्यादा का है डेटा कलेक्शन विद बॉटम अप एम्पिरिकल एविडेंसेज। तो जो भी आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो आपको पास उनका एविडेंसेज भी होना चाहिए। तो ये मोस्ट क्रिटिकल है होता है आपका इन द क्वालिटेटिव रिसर्च। तो डेटा कलेक्शन विद बॉटम अप एम्पिरिकल एविडेंसेज, सी इज़ द राइट आंसर। तो यहीं पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आशा करते हैं ये 10 क्वेश्चंस आप अच्छी तरह से नोट कर लोगे। अगर फिर भी कोई किसी क्वेश्चन में डाउट है कि इसका आंसर ये क्यों है, तो आप कमेंट में या हमसे टेलीग्राम में भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।